साल 1920 अमेरिका का शहर सैन फ्रांसिस्को तेजी से आगे बढ़ रहा था। यहाँ नए उद्योग लग रहे थे, आबादी बढ़ रही थी और व्यापार हर साल नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था। लेकिन इस शहर की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी भौगोलिक स्थिति थी। शहर तीन तरफ से पानी से घिरा था और उत्तर की ओर जाने का रास्ता सिर्फ एक सक्रिय समुद्री खाड़ी से होकर गुजरता था, जिसे आज हम गोल्डन गेट स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। पहली नजर में यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता लगता है, लेकिन असल में यही वह जगह थी जिसने वर्षों तक सैन फ्रांसिस्को की तरक्की को रोक कर रखा। गोल्डन गेट स्ट्रेट सीधे पैसिफिक ओशन को सैन फ्रांसिस्को बे से जोड़ती है। जब विशाल पैसिफिक ओशन का पानी इस सकरे रास्ते से गुजरता है तो जहां बहुत तेज समुद्री धाराएं बनती हैं, ऊपर से पूरे साल चलने वाली तेज हवाएं और अचानक छा जाने वाला घना कोहरा इस जगह को और भी खतरनाक बना देता था। कई बार जहाजों के चालक दल को कुछ मीटर आगे तक भी कुछ दिखाई नहीं देता था। ऐसे हालात में समुद्र पार करना हमेशा जोखिम भरा रहता था। उस समय सैन फ्रांसिस्को से उत्तर की तरफ जाने का एकमात्र साधन फेरी थी। हर दिन हजारों लोग और भारी मात्रा में सामान इन्हीं फेरीज के सहारे समुद्र पार करते थे। लेकिन जैसे ही मौसम खराब होता, पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम रुक जाता, व्यापार प्रभावित होता, लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता और शहर की इकोनॉमी को लगातार नुकसान होता रहता। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि अगर सैन फ्रांसिस्को भविष्य में एक बड़े आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित होना है तो इस समुद्री रास्ते के ऊपर एक स्थायी ब्रिज बनाना ही होगा। लेकिन समस्या सिर्फ समुद्र पार करने की नहीं थी। जिस जगह ब्रिज बनना था वहां लगभग 100 फीट गहरा पानी था। समुद्र का तल समतल नहीं बल्कि ऊबड़ खाबड़ चट्टानों से भरा हुआ था। तेज धाराएं इतनी शक्तिशाली थीं कि बड़े बड़े जहाज भी उनका असर महसूस करते थे। उस समय दुनिया के कई प्रसिद्ध इंजीनियर्स ने इस जगह का अध्ययन किया और लगभग सभी का निष्कर्ष एक ही था। उनका मानना था कि ऐसी जगह पर एक सस्पेंशन ब्रिज बनाना लगभग असंभव था। कई लोगों ने तो इसे खुलकर आत्मघाती प्रोजेक्ट तक कह दिया। लेकिन इसी समय एक इंजीनियर ऐसा भी था जिसने बाकी लोगों की तरह हार नहीं मानी। उसका नाम था जोसेफ स्ट्रॉस। स्ट्रॉस पहले भी कई ब्रिजेस पर काम कर चुके थे, लेकिन उनका सपना दुनिया का सबसे शानदार सस्पेंशन ब्रिज बनाना था। जब उन्होंने गोल्डन गेट ब्रिज का प्रस्ताव रखा तो शुरुआत में बहुत कम लोगों ने उनका साथ दिया। कई एक्सपर्ट्स ने उनके डिजाइन पर सवाल उठाए और कहा कि यह प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो सकेगा। लेकिन स्ट्रॉस का विश्वास था कि सही इंजीनियरिंग और नई कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स की मदद से इस असंभव दिखने वाले सपने को हकीकत में बदला जा सकता है। इंजीनियरिंग चैलेंजेस के अलावा राजनीतिक विरोध भी कम नहीं था। अमेरिकी नेवी इस ब्रिज के खिलाफ थी। सैन फ्रांसिस्को बे क्षेत्र उस समय अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण नेवल बेसिस में से एक था। नेवी को डर था कि अगर भविष्य में किसी युद्ध के दौरान ब्रिज को नुकसान पहुंचा तो उसका मलबा समुद्र में गिरकर पूरी पैसिफिक फ्लीट का रास्ता बंद कर सकता है। दूसरी तरफ फेरी कंपनीज भी इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रही थीं, क्योंकि ब्रिज बनने के बाद उनका सबसे बड़ा बिजनेस लगभग खत्म हो जाता। ऐसा लग रहा था कि यह प्रोजेक्ट कागजों से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर इतिहास ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरी कहानी बदल दी। साल 1929 में पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन की चपेट में आ गई। अमेरिका की इकोनॉमी बुरी तरह टूट गई। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, हजारों कंपनियां बंद हो गईं और शहरों में गरीबी तेजी से बढ़ने लगी। सैन फ्रांसिस्को भी इस संकट से अछूता नहीं रहा। ऐसे समय में गोल्डन गेट ब्रिज सिर्फ एक ब्रिज नहीं रहा, बल्कि हजारों लोगों के लिए रोजगार और शहर के भविष्य की उम्मीद बन गया। लंबी कानूनी लड़ाइयों, आर्थिक मुश्किलों और विरोध के बावजूद आखिरकार प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई। साल 1933 में कंस्ट्रक्शन का काम आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। ब्रिज के 2 विशाल टावर्स बनाए जाने थे। पहला टावर उत्तरी तट के पास बनाया जाना था, जहां समुद्र के बिल्कुल पास मजबूत चट्टान मौजूद थी, इसलिए उसकी फाउंडेशन बनाना अपेक्षाकृत आसान था। लेकिन दूसरा टावर पूरी तरह समुद्र के बीच बनाया जाना था। यही वह हिस्सा था जिसे दुनिया के सबसे कठिन इंजीनियरिंग टास्क्स में गिना जाता है। सबसे पहले वर्कर्स ने समुद्र के बीच तक पहुंचने के लिए एक लंबा लकड़ी का अस्थायी पियर बनाना शुरू किया। इसी रास्ते से भारी मशीनें, स्टील और कंस्ट्रक्शन मटेरियल आगे ले जाया जाना था। लेकिन प्रकृति ने पहले ही दिन बता दिया कि यह काम आसान नहीं होगा। गोल्डन गेट पर अचानक इतना घना कोहरा छा गया कि समुद्र में चल रहे जहाजों को रास्ता दिखाई देना बंद हो गया।
इसी दौरान एक बड़ा कार्गो शिप रास्ता भटक गया और सीधे उस वुडन पियर से टकरा गया। कुछ ही पलों में कई हफ्तों की मेहनत समुद्र में बिखर गई। वर्कर्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने दोबारा पियर बनाया और काम फिर शुरू किया। लेकिन कुछ ही समय बाद एक शक्तिशाली समुद्री तूफान आया जिसने लाखों डॉलर की मशीनें और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट समुद्र में बहा दिए। हर बार जब लगता कि काम आगे बढ़ रहा है, प्रकृति उसे फिर पीछे धकेल देती थी। इसके बावजूद प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ। इंजीनियर्स जानते थे कि अगर इस चुनौती को पार कर लिया गया तो बाकी ब्रिज बनाना संभव हो जाएगा। अब सबसे बड़ी चुनौती सामने थी। समुद्र के बीच टावर खड़ा करने के लिए सबसे पहले उसकी मजबूत फाउंडेशन बनानी थी, लेकिन चारों तरफ सिर्फ समुद्र का पानी था। ऐसी स्थिति में सीधे कंस्ट्रक्शन करना असंभव था। इसलिए इंजीनियर्स ने एक साहसिक योजना बनाई। उन्होंने समुद्र के बीच एक विशाल स्टील कॉफर डैम बनाने का फैसला किया। यह एक विशेष स्टील स्ट्रक्चर था जो समुद्र के पानी को बाहर रोककर अपने अंदर पूरी तरह सूखी जगह तैयार करता था। इसके बाद वर्कर्स उसी जगह पर ऐसे काम कर सकते थे जैसे वे समुद्र के बीच नहीं बल्कि जमीन पर खड़े हों। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लगता है, उसे बनाना उससे कई गुना ज्यादा कठिन था। कॉफर डैम स्थापित करने से पहले समुद्र के लगभग 100 फीट नीचे मौजूद उबड़ खाबड़ चट्टानों को समतल करना जरूरी था। यही वह काम था जिसने इस प्रोजेक्ट को दुनिया की सबसे खतरनाक इंजीनियरिंग चैलेंजेस में बदल दिया। इंजीनियर्स ने सबसे पहले समुद्र के नीचे मौजूद चट्टानों को समतल करने का फैसला किया, लेकिन यह काम किसी मशीन से नहीं बल्कि डाइवर्स की मदद से किया जाना था। उस समय आधुनिक डाइविंग इक्विपमेंट मौजूद नहीं था। डाइवर्स भारी ब्रास और स्टील से बने डाइविंग सूट पहनकर लगभग 100 फीट गहराई तक उतरते थे। नीचे घना अंधेरा रहता था और तेज समुद्री धाराओं की वजह से उनके पास काम करने के लिए सिर्फ कुछ मिनटों का समय होता था। वे चट्टानों में डायनामाइट लगाते, ऊपर लौटते और फिर विस्फोट करके समुद्र के तल को धीरे धीरे समतल बनाया जाता। यही प्रक्रिया कई महीनों तक लगातार दोहराई गई। आखिरकार समुद्र के नीचे इतनी मजबूत और सपाट सतह तैयार हो गई कि उस पर आगे का कंस्ट्रक्शन शुरू किया जा सके। अब विशाल स्टील कॉफर डैम को समुद्र में उतारा गया। इसके निचले हिस्से को लाखों किलो कंक्रीट से पूरी तरह सील किया गया ताकि बाहर का पानी अंदर ना आ सके। जब कंक्रीट पूरी तरह मजबूत हो गया, तब शक्तिशाली पंप्स की मदद से कॉफर डैम के अंदर भरा करोड़ों लीटर समुद्री पानी बाहर निकाला गया। पहली बार समुद्र के बीच लगभग 100 फीट नीचे एक पूरी तरह सूखी जगह तैयार हो चुकी थी, जहां कुछ समय पहले समुद्र की लहरें थीं। वहीं अब वर्कर्स सूखी सतह पर खड़े होकर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। इसी सूखी जगह पर हजारों टन कंक्रीट डालकर साउथ टावर की विशाल फाउंडेशन बनाई गई। वर्षों तक प्रकृति से लड़ने के बाद इंजीनियर्स ने आखिरकार समुद्र के बीच अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली थी। फाउंडेशन तैयार होने के बाद अब बारी थी उन टावर्स की जो आने वाले कई दशकों तक गोल्डन गेट ब्रिज की पहचान बनने वाले थे। इसके लिए लगभग 83,000 टन स्ट्रक्चरल स्टील का उपयोग किया गया। इस स्टील पर पहले से ही रेड लेड प्राइमर लगाया गया था ताकि समुद्र की नमी और नमक से उसमें जंग ना लगे। स्टील के हजारों हिस्सों को जहाजों के जरिए पनामा कैनाल होते हुए सैन फ्रांसिस्को पहुंचाया गया। इसके बाद एक विशेष क्रीपर क्रेन सिस्टम की मदद से इन भारी स्टील सेक्शंस को धीरे धीरे ऊपर उठाया जाने लगा। जैसे जैसे टावर ऊंचा होता गया, यह क्रेन भी हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से ऊपर चढ़ती गई। कुछ ही महीनों में दोनों टावर्स समुद्र से लगभग 746 फीट ऊपर खड़े हो चुके थे। लेकिन अब सबसे कठिन चुनौती सामने थी। दोनों टावर्स के बीच लगभग 4200 फीट लंबा मुख्य स्पैन था। यही दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन स्पैन बनने वाला था। इतने बड़े अंतराल के ऊपर सड़क लटकाना उस समय किसी चमत्कार से कम नहीं था। समस्या यह थी कि मेन केबल का वजन इतना अधिक था कि दुनिया की कोई भी क्रेन उसे उठाकर टावर्स के ऊपर नहीं रख सकती थी। इसलिए इंजीनियर्स ने एक बिल्कुल अलग तरीका अपनाया। उन्होंने पूरी केबल को हवा में ही एक एक स्टील वायर जोड़कर तैयार करने का फैसला किया। सबसे पहले दोनों किनारों के बीच एक पतली स्टील वायर पहुंचाई गई। उसी वायर के सहारे मोटी केबल खींची गई और फिर उसके ऊपर लकड़ी की सकरी कैटवॉक्स बनाई गईं। कंस्ट्रक्शन के दौरान वर्कर्स इन्हीं कैटवॉक्स पर चलकर पूरे ब्रिज की लंबाई तय करते थे। नीचे सैकड़ों फीट गहराई में समुद्र था और ऊपर लगातार चलने वाली तेज हवाएं। कई बार कैटवॉक इतनी जोर से हिलती थी कि उस पर खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन कंस्ट्रक्शन बिना रुके जारी रहा। अब शुरू हुआ ब्रिज का सबसे ऐतिहासिक चरण, केबल स्पिनिंग। एक विशिष्ट मशीन लगातार दोनों टावर्स के बीच आगे पीछे चलती रहती थी।
हर चक्कर में वह एक हाई टेंसाइल स्टील वायर जोड़ती और फिर अगली वायर लेकर वापस लौटती। यही प्रक्रिया हजारों बार दोहराई गई। धीरे धीरे 27,000 से अधिक हाई टेंसाइल स्टील वायर्स मिलकर एक मेन केबल बनी। फिर इन्हें हाइड्रोलिक जैक से दबाकर एक मजबूत गोल आकार दिया गया और ऊपर से अतिरिक्त स्टील वायर लपेटकर पूरी केबल को सील कर दिया गया। यही प्रक्रिया दूसरी मेन केबल के लिए भी दोहराई गई। दोनों मेन केबल्स का कुल वजन लगभग 24,500 टन था और यही पूरे ब्रिज का वास्तविक सहारा बनने वाली थी। अब इन मेन केबल से हजारों वर्टिकल सस्पेंडर रोप्स नीचे लटकाई गईं। इन्हीं रोप्स पर रोड डेक को जोड़ा जाना था, लेकिन यहाँ भी एक बड़ी चुनौती थी। अगर सड़क का पूरा वजन एक तरफ पहले डाल दिया जाता तो दोनों टावर्स का संतुलन बिगड़ सकता था। इसलिए इंजीनियर्स ने दोनों किनारों से एक साथ बराबर मात्रा में स्टील सेक्शंस जोड़ना शुरू किया। हर नया सेक्शन लगाने के साथ दूसरी तरफ भी उतना ही वजन जोड़ा जाता, जिससे पूरा स्ट्रक्चर संतुलित बना रहे। धीरे धीरे दोनों तरफ से बढ़ता हुआ रोड डेक आखिरकार बीच में आकर मिल गया और पहली बार गोल्डन गेट स्ट्रेट के ऊपर एक लगातार चलने वाला स्टील ब्रिज तैयार हो गया। इसके बाद सड़क पर कंक्रीट बिछाया गया और पूरी स्टील स्ट्रक्चर को विशेष इंटरनेशनल ऑरेंज रंग से पेंट किया गया। शुरुआत में अमेरिकी नेवी चाहती थी कि ब्रिज को ब्लैक और येलो स्ट्राइप्स में रंगा जाए ताकि वह जहाजों को दूर से दिखाई दे, लेकिन आर्किटेक्ट इरविंग मोरो का मानना था कि लाल नारंगी रंग घने कोहरे में ज्यादा साफ दिखाई देगा और आसपास की प्राकृतिक दृश्य के साथ भी बेहतर लगेगा। आखिरकार उसी रंग को चुना गया और आज यही इंटरनेशनल ऑरेंज गोल्डन गेट ब्रिज की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। लेकिन कंस्ट्रक्शन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उस दौर में बड़े प्रोजेक्ट्स के दौरान बड़ी संख्या में मजदूरों की मौत होना लगभग सामान्य माना जाता था। लगभग $35 मिलियन के इस प्रोजेक्ट में अनुमान लगाया गया था कि दर्जनों वर्कर्स अपनी जान गंवा सकते हैं। लेकिन चीफ इंजीनियर जोसेफ स्ट्रॉस इस सोच को बदलना चाहते थे। उन्होंने पहली बार बड़े स्तर पर सेफ्टी रूल्स लागू किए। वर्कर्स के लिए विशेष हार्ड हैट्स तैयार करवाए गए, सुरक्षा चश्मे अनिवार्य किए गए और सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, पूरे कंस्ट्रक्शन एरिया के नीचे एक विशाल सेफ्टी नेट लगाया गया। उस समय कई लोगों ने इसे पैसों की बर्बादी कहा, लेकिन स्ट्रॉस अपने फैसले पर अड़िग रहे। कंस्ट्रक्शन के दौरान जब भी कोई वर्कर फिसल कर नीचे गिरा या सेफ्टी नेट उसकी जान बचा लेती थी। कुल 19 वर्कर्स की जान इसी सेफ्टी नेट की वजह से बच गई। बाद में इन लोगों ने मजाक में अपने समूह का नाम हाफ वे टू हेल क्लब रखा, क्योंकि उनका मानना था कि वे मौत के दरवाजे तक जाकर वापस लौटे थे। हालांकि फरवरी 1937 में एक दुर्घटना के दौरान स्कैफोल्डिंग का एक हिस्सा टूटकर सीधे सेफ्टी नेट पर गिर गया। नेट उसका पूरा भार नहीं झेल सकी और वह टूट गई। इस हादसे में कई वर्कर्स की जान चली गई, यह पूरे प्रोजेक्ट का सबसे दुखद पल था। आखिरकार 27 मई 1937 को गोल्डन गेट ब्रिज आम लोगों के लिए खोल दिया गया। उद्घाटन के पहले दिन लगभग 2 लाख लोग पैदल इस ब्रिज को पार करने पहुंचे। अगले दिन इसे वाहनों के लिए भी खोल दिया गया। उस समय यह दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज था और जल्द ही अमेरिका की इंजीनियरिंग क्षमता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। आज लगभग 90 साल बाद भी गोल्डन गेट ब्रिज सिर्फ सैन फ्रांसिस्को जोड़ने वाला पुल नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि जब विज्ञान, इंजीनियरिंग और इंसानी हिम्मत एक साथ काम करते हैं तो समुद्र जैसी असंभव दिखाई देने वाली बाधाएं भी हमेशा के लिए रास्ता बन जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।